हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रदीप बर्मन और मेरा ये नया टॉपिक है सेल साइकिल। तो ये सेल साइकिल टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक दीजिए और इसको शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो मेरे अगले वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा है, इसीलिए आई एम वेलकमिंग योर सजेशंस। सो लेट वी स्टार्ट। और अगर आपको कोई अपना टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सेल साइकिल। So what is cell cycle? It is a technological approach of the cell. Actually, it is a series order of the event of the cell. तो हमें पता है कि ये एक सेल है। जब ये सेल डिवाइड करेगा ये दो सेल बनेगा और before of the division these cell need to grow sufficiently that it would be able to divide and form two daughter cell. So जब कोई सेल बनता है और उसके बाद उसको कुछ फेजेस को पास करना पड़ता है ताकि वो दो नया डॉटर सेल बना सके। तो ये जो सीरीज ऑफ ऑर्डर है, ये जो इवेंट्स है, ये जो ऑर्डर है, ये एक सेल के लिए नहीं है और ऐसे चलते ही जाएगा। इसीलिए ये एक साइक्लिक इवेंट्स है और ये जो सीरीज है इसको हम लोग कहेंगे सेल साइकिल। सो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एक सेल जो बाय डिवीजन बना और कुछ इवेंट्स को कवर अप करते हुए वो फिर से डिवीजन करेगा और टू डॉटर सेल बनाएगा और ऐसे ही चलते जाएगा। सो दिस इज द सेल साइकिल फ्रॉम द स्टार्टिंग by division it born and up to again it divide and form to daughter cell. So ये सेल साइकिल को तुम लोग देखेंगे। ये सेल साइकिल को हमें अच्छी तरह पता है कि अगर हमें कोई भी साइक्लिक इवेंट्स को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग उसको पाई चार्ट से एक्सप्रेस करते हैं। तो ये पाई चार्ट ये है क्योंकि ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली डॉट्स है और ये दिखाता है कि कौन से समय में कौन सा काम होते जा रहा है। तो ये सेल साइकिल को एक एग्जांपल मान दें कि एक सेल का जो लाइफ स्पैन है फॉर एन आई एम कंसीडरिंग ए पर्टिकुलर सेल इन प्लांट सेल्स, सपोज 18 आवर्स। सो दिस 18 आवर्स इज द टोटल लेंथ ऑफ टाइम and the two phases of the cell cycle, those are M phase and I phase. So ये M phase है, that means the division phase. It is a mitotic phase, it's a division phase. That means इन समय में cell divide करता है and after that the cells need to grow and this is the I phase or interphase. एक सेल अपना मेजर टाइम इंटरफेस पे ही व्यतीत करता है। तो फॉर एन एग्जांपल इसको माने, अगर ये 18 आवर्स का एग्जांपल ले तो 45 मिनट्स विल बी टेकन टू कंप्लीट द एम फेज, बट 17 आवर्स एंड 15 मिनट्स द लेफ्ट टाइम विल बी टेकन फॉर द इंटरफेस टू कंप्लीट। सो देयर आर, दिस इज द एलोकेशन ऑफ टाइम। इससे हमें ये पता लगता है कि एम फेज में बहुत कम समय लगता है और आई फेज जो इंटरफेज है उसमें सेल का मेजर टाइम स्पेंड होता है। और ये इंटरफेज जो है ये भी 3 फेज में बटा हुआ है और वो है G1 फेज, और इसको हम लोग कह सकते हैं गैप स्टेज 1 इस फेज और जो सिंथेसिस फेज and G2 phase, it is gap stage 2. So if each stages of the interphase allocate a particular time, there is a event. If we arrange this, if we arrange these stages as how much time they are requiring, we will see that the major time will require in G1, then S, then G2, then M.
सेल का ही डिफरेंट, एक ऑर्गेनिज्म का ही डिफरेंट सेल डिफरेंट टाइम एलोकेशन दिखा सकता है, लेकिन ये सीरीज कभी नहीं टूटेगा, वो इस स्पीसीज में हो या नेक्स्ट स्पीसीज में हो, जो भी it is constant in every species as well as the different cells of particular organism also. Hope you are clear now. So ये जो स्टेजेस है इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट फंक्शंस डन होता है. जैसे ये गैप स्टेज 1 में हमें पता है कि कुछ आरएनए और कुछ प्रोटीन्स तैयार होता है. इन एस फेज इट इज अ सिग्निफिकेंट फेज where the DNA duplicate, क्योंकि हमें पता है सेल डिवीजन से, जो मेरा एक अलग वीडियो है सेल डिवीजन के ऊपर, कि जब कोई सेल तैयार होता है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट व्हेन ए सेल जस्ट बोर्न, दिस इज बॉर्निंग टाइम, जस्ट बोर्न. तो उस समय उसके पास जो क्रोमोसोम है वो वन क्रोमाटिड का क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम, obviously there is no chromosome but it is a chromatin fibers that is equal to one chromatid. तो ये जो है ये इस फेज में डुप्लीकेट होगा, तो जो क्रोमाटिन फाइबर्स है और जो वन क्रोमाटिड इक्वल्स क्रोमाटिन फाइबर्स है वो इस फेज में जाके डबल होगा, मतलब दो क्रोमाटिड का क्रोमाटिन फाइबर्स होगा. क्योंकि हमें पता है कि जब ही एम फेज चालू होता है तब ही क्रोमाटिन फाइबर्स कंडेंसेशन से और स्पाइरलाइजेशन से क्रोमोसोम बनता है. तो ये हमें अच्छी तरह ये पता है कि क्रोमाटिन फाइबर से क्रोमोसोम कब बनेगा, जब सेल डिवीजन फेज में जाएगा, तभी क्रोमाटिन फाइबर्स कॉइल करता है, जिसको स्पाइरलाइजेशन बोलते हैं, और क्रोमाटिन फाइबर से क्रोमोसोम बनेगा. लेकिन ये इस फेज में जो डीएनए इसके पास है उसका डबल होगा. तो ये इस फेज में क्या होगा, डीएनए सिंथेसिस हैपेंस, इसको हम लोग लिख सकते हैं डीएनए सिंथेसिस हैपेंस, इसको हम लोग लिख सकते हैं. और इसका एक टर्म है जो आप सबको पता भी होगा कि इसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज रेप्लिकेशन. नाउ द गैप स्टेज 1, 2, here also some other types of RNA and the proteins are also synthesized in this stage. Therefore, जो सेल जो है, जो तैयार डिविजन के बाद तैयार हुआ, ये sufficiently grow होगा, it is sufficient enough to divide and to form to daughter cell. और उसके बाद इसका डिविजन होगा, और ये डिविजन के बाद ये मतलब एम फेज कंप्लीट करने के बाद नया सेल तैयार करेगा, और जो नया सेल होगा उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है. तो ये एक सीरीज है, और हमें ये भी पता है कि जीवन से कभी अगर सेल एस को ना पहुंचे तो इसको एक अलग स्टेज बोलते हैं, G0 स्टेज. कुछ हमारे बॉडी में मेजर ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द G0 स्टेज. इन G0 स्टेज में सेल वीक्स, मंथ्स और ईयर्स तक ऑक्युपाइड करता है. जब उसको अपना करेक्ट एनवायरनमेंट लगे तो वो वापस भी कर सकता है या फिर एग्जिट करके जा भी सकता है. तो हमारा जो मेजर बॉडी सेल्स है, जैसे मसल सेल्स, न्यूरॉन्स, these are always in G0 stage. That means in these stages, in G0 stage, cell do not divide, but it shows its differentiation. So two important characters of the G0 stage, you should always remember that here the cell will not divide, and secondly that the cell shows metabolism. So अभी इसको हम लोग इसका मैकेनिज्म जानेंगे कि सेल साइकिल का जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो हमें मिला है एक सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट से. जो सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, ये एक वायरस है, सेंडाई वायरस, एंड ए मैमलियन सेल. ये सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट राव एंड जॉनसन से हमें पता पड़ा in 1970s. It's a very typical experiment, very important experiment, which tell us the mechanism about the different approach of the cell cycle. Now we are moving to the technical parts of the cell cycle.
अच्छा, सेल साइकिल जो इंजन ये सेल साइकिल का है वो दो चीज है। एक है प्रोटीन, पहला है एक प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिन, और दूसरा है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, और जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं सीडीकेस। ये हमें पता है। तो सेल साइकिल का टेक्नोलॉजिकल अप्रोच दो ही चीज से कंप्लीट होता है, और दो चीज को, यही इंजन है सेल साइकिल का, कि एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं साइक्लिन, और एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। अब जरा सा इसको बोल दे, इस प्रोटीन को क्यों साइक्लिन कहते हैं? कि डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, इसमें ये प्रोटीन साइक्लिकली सिंथेसाइज होगा और फिर डिग्रेडेड होगा, फिर यहां पे सिंथेसाइज होगा, डिग्रेडेड होगा, फिर कुछ साइकिल से यहां पे सिंथेसाइज होगा, डिग्रेडेड होगा। इसीलिए in different stages these proteins are synthesized as well as degraded. Therefore these proteins are known as a structural functional similar protein. These are cyclin. एक cyclin is a group of protein. Another, there is enzyme. This is a protein kinase enzyme. Protein kinase enzyme. अब हमें पता है कि प्रोटीन काइनेज एंजाइम क्या होता है, और अगर आपको पता नहीं तो आपके लिए मैं बताऊं कि काइनेज एक एंजाइम है जो ऐड कर सकता है। क्या ऐड कर सकता है? फास्फोरस ऐड कर सकता है। लेट वी हैव ए प्रोटीन, दिस इज आवर टारगेट प्रोटीन, सो दिस एंजाइम, ए प्रोटीन काइनेज, कैन ऐड ए फास्फोरस ग्रुप टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ आवर टारगेट प्रोटीन. लेट इट इज आवर टारगेट प्रोटीन, and the phosphorus can be added with this target protein. So this enzyme is known as protein kinase. So the CDKs, that is the second thing of the cyclic mechanism mark. It is a CDKs. Why it is CDKs? Because the phosphorylation of the proteins depends on the attachments of the cyclin. तो cyclin के साथ ही ये कोई प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर पाएगा ये एंजाइम, इसीलिए साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है। तो इसका क्या मतलब निकला कि ये एंजाइम कोई भी एक टारगेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है। एंड फॉर योर वेरी काइंड इंफॉर्मेशन, हमें पता है कि प्रोटीन किससे बनता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर हम लोगों ने हमारे एक अलग वीडियो में कर लिया है, अगर आपको वो अगर अंडरस्टैंड करना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रोटीन हमें पता है कि एमिनो एसिड से बनता है, डिफरेंट एमिनो एसिड्स अरेंज इन ए सीक्वेंस एंड बाय फोल्डिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन इट इज द प्रोटीन आर फॉर्म. सो सेरीन और threonine, these are the amino acids where the cyclin add the phosphorus. So either it is serine or it is threonine. So साइक्लिन एक काइनेज एंजाइम है जो टारगेट प्रोटीन के या फिर सेरीन या फिर थ्रियोनिन में फास्फोरस को ऐड करता है और टारगेट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। अब इस टारगेट प्रोटीन जो में भी एक एंजाइम है वो अपना काम करेगा। ये जो भी एक है, एक रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो भी है ये अपना काम करेगा। तो टारगेट प्रोटीन का एक्टिवेशन होगा जब इसके साथ फॉस्फोरस ऐड होगा, वो साइक्लिन ये एंजाइम करेगा, ये साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन करेगा और सीडीकेस करेगा, बट विथ एसोसिएशन ऑफ साइक्लिन. Therefore it is CDKs because the function of this enzyme is solely depends on this cyclin. So this is a complex, cyclin and CDK complex. So always we should remember that if it is cyclin, so this is the enzyme, this is the CDKs. So this is a catalytic unit. So cyclin dependent protein kinase और CDKs is a catalytic unit. तो मोटे तौर पे ऐसा रहा
कि साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज और सीडीकेज एंजाइम कोई भी एक टारगेट प्रोटीन, सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट प्रोटीन्स है, कोई भी एक टारगेट प्रोटीन को जिसका फंक्शन रीड है उसको वो एक्टिव करेगा बाय फॉस्फोराइलेट एट सेरीन और थ्रियोनिन अमीनो एसिड रेसिड्यू एंड द फंक्शन विल बी एसोसिएशन ऑफ दिस साइक्लिन। ओके, अब तो हमें 3 किस्म का साइक्लिन मिल सकता है और देयर आर 3 टाइप ऑफ साइक्लिन। G1 cyclin, so we can write something that cyclin categories. So there are 3 types: G1 cyclin, S cyclin and G2 cyclin. So there are different phases of cell cycle having different cyclins. So और इसके ऊपर काम करने के लिए क्या होगा, सीडीकेस होगा। ईस्ट में एक किस्म का ही साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज और सीडीकेस है और उसमें मोर देन 1 साइक्लिन है, क्योंकि हमें पता है कि साइक्लिन सेल साइकिल के हर एक स्टेज में तैयार होता है। इन मैमेलियन से देयर आर इन मैमेलियन approximately there are 16 types of cyclin and 9 types of CDKs approximately। तो ये 9 types of cyclin, ये 16 types of CDKs को साथ काम कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे तो हमें सबसे ज्यादा जो चीज देखना है कि ये साइक्लिन और सीडीकेस का कॉम्बिनेशन ही है जो कोई भी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा और उसका फंक्शंस होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये G1 फेज कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, साइक्लिन सीडीकेस कॉम्प्लेक्स। इस फेज का भी साइक्लिन सीडीकेस कॉम्प्लेक्स होगा और G2 फेज का भी साइक्लिन सीडीकेस कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डिफरेंट स्टेज है यहां पे 2 चेक पॉइंट्स है और जो साइक्लिन सीडीकेस के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम लोग यहां पे देखें कि G1 फेज में अगर हम लोग देखेंगे कि साइक्लिन और सीडीकेस कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं बैठ रहा है तो ये सेल G1 से इसको नहीं जा पाएगा, G1 में रहेगा और उसी को बोलेंगे G0 स्टेज। अब ये हो सकता है कि अगर जब उसका एनवायरनमेंट बैक होगा तो वो फिर से ये जस्टिफिकेशन पास करके साइक्लिन सीडीकेस कॉम्बिनेशन जस्टिफिकेशन करके वो स्टेज में आ सकता है या फिर वो लाइफ टाइम G0 फेज में ही रह सकता है। तो 2 जगह है जहां पे ये जजमेंट व्यू लिया जाता है, क्योंकि सेल साइकिल का हमें एक चीज समझना है, सेल साइकिल का पर्पस क्या है। सेल साइकिल हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि सेल साइकिल ये कंट्रोल करता है कौन सा सेल जाएगा आगे, कौन सा सेल नहीं जाएगा। अगर कोई सेल खराब है, अगर समझ लेते कि कोई सेल में कोई डीएनए डैमेज हो गया, सेल खराब हो गया, तो क्या हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि खराब सेल से हमारा शरीर बने? बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी खराब सेल से शरीर बनेगा तो शरीर को तो ये हैम्पर ही करेगा। इसीलिए जो भी सेल का जो भी कुछ डैमेज होगा या फिर कुछ भी नेगेटिव अप्रोच आ जाएगा सेल में, तो ये सेल साइकिल उस सेल को वहां पे रिजेक्ट कर देगा, सेल लाइन को रिजेक्ट कर देगा और उस सेल लाइन से सेल बन नहीं पाएगा। तो सेल साइकिल का ये जो रिजेक्शन एस्पेक्ट है ये हमारे लिए काफी सिग्निफिकेंट है। क्यों? कि अगर कोई सेल का कोई भी डैमेज थिंग होगा, कोई भी खराब चीज आ जाता है या फिर सेल अपना करेक्ट चीज को गलत कर देता है, मेंटेन नहीं कर पाता है करेक्ट चीज को, जिसको हम लोग डिटेल से समझेंगे, तो उस सेल को हमें आगे हमारे शरीर में कंटिन्यू नहीं करना है। और ये जो रिजेक्शन प्रोसेस है that will be done by the cell cycle. So cell cycle is a very very important thing in our body. It's a memory of our body, integrated memory.
सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर कोई सेल, मान लो सेल साइकिल खराब हो जाए, सेल साइकिल अपने आप को भूल जाए, तो सेल तो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, उसको रोकने का कोई नहीं है। और अगर कंटिन्यूस डिवाइड करेगा तो वो ट्यूमर बनेगा, और अगर ट्यूमर बनेगा तो वो कैंसर भी बन सकता है। तो सेल साइकिल हमें, एक स्ट्रॉन्ग सेल साइकिल, करेक्ट सेल साइकिल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी जगह जो है जहां पे चेक पॉइंट्स है, जहां पे सेल साइकिल बड़ा क्लोजली जस्टिफाई किया जा सकता है। हमें फिर से ये थोड़ा सा रिकैप हमें कर लेना चाहिए कि एस फेस जो है यहाँ पे ग्राफ में एस फेस थोड़ा सा कम दिख रहा है जीरो से, वो मैंने सीरीज बता दिया, उसको फॉलो कर लेना है। ये तो एक ग्राफिक डायग्राम ड्रॉ हो रहा है। तो एस फेस में डीएनए सिंथेसिस होता है। तो जीवन में डीएनए सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम है, जो रिक्वायर्ड थिंग्स है, वो जब तक तैयार हो जाएगा उसके बाद ही सेल को अलाउ किया जाएगा कि आप इसमें आए। और अगर यहां पे इस फेज में कुछ गलत हो जाता है, मान लो कि यहां पे डीएनए सिंथेसिस होता है, इस फेज में हम लोग ये मान लेते हैं कि डीएनए सिंथेसिस होता है, और ये है भी, मान लो कुछ एरर हो गया तो हमें क्या चाहिए, हमें डीएनए रिपेयर करना चाहिए। और अगर रिपेयर का मैकेनिज्म सेल के पास नहीं है तो भी सेल को जीवन में स्टॉप कर दिया जाएगा, इसमें नहीं आना देगा, सेल साइकिल नहीं आने देगा। मतलब सेल साइकिल इंश्योर करता है कि हमारा सब ठीक ठाक रहे। तो डीएनए में अगर कुछ गलती आ जाए तो उसको रिपेयर कर लेना पड़ेगा। तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म है, रेप्लिकेशन प्रोसेस जब हम लोग डिस्कस करेंगे, वो हमारा एक अलग ही वीडियो होगा, डीएनए रेप्लिकेशन, where is the proofreading and DNA repair mechanism is discussed there, so that in there you will be able to understand the elaborate in form. So DNA repair करने के लिए जो भी चाहिए, जो भी एंजाइम, जो भी कंपोनेंट्स चाहिए, अगर सेल के पास है तो ही जीवन से सेल इसमें आ सकता है। तो देखो सेल साइकिल कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे जो, जहां पे जो जस्टिफाई किया जाएगा कि सेल का ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन करेक्टली, देयर आर टू checkpoints where these are justified. So checkpoints. So there are two checkpoints. So checkpoints, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जहां पे सेल साइक्लिन एंड सीटीकेस कॉम्बिनेशन जस्टिफाई करेगा कि सेल के पास जो प्रॉपर्टीज है और जो कंपोनेंट्स है वो करेक्ट सेल्स प्रोसीडिंग के लिए ही है, तब ही सेल को आगे के फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर कोई सेल G1 से इसमें आ गया तो वो G2 में भी जाएगा। और फिर यहां पे भी एक चेक पोस्ट है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक है, जो पहला चेक पोस्ट है वो है G1 to S चेक पोस्ट, चेक पॉइंट, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन चेक पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये पहला चेक पॉइंट है। दूसरा G2 to M चेक पॉइंट है, जिसको हम लोग स्पिंडल चेक पॉइंट भी बोल सकते हैं। चलिए ये दो चेक पॉइंट्स हैं। अब इसको, इस चेक पॉइंट में क्या जज किया जाएगा बता रहे हैं, लेकिन एक चीज बोलना जरूरी है, अगर सेल को जरूरत फील होता है कि और भी चेक पॉइंट्स चाहिए तो इंटर एस फेज में भी एक चेक पॉइंट्स वो इंटीग्रेटेड कर सकता है। तो ये दो जनरल चेक पॉइंट्स हैं। तो यहां पे एक चेक पॉइंट्स है और यहां पे एक चेक पॉइंट्स है, ये हमें समझ में आ गया। तो ये चेक पॉइंट्स में क्या होगा, सेल को जज किया जाएगा कि आपका डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के लिए जो भी चीज चाहिए वो आपके पास है कि नहीं है, डीएनए कॉन्डेंसेशंस जो भी है और रेप्लिकेशंस का एंजाइम जो चाहिए वो सब है कि नहीं है।
अगर डीएनए में कुछ गलत हो गया तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगर ये है तो ही सेल को G1 से इसमें अलाउ किया जाएगा। मतलब ये एक टाइमिंग है जो G1 और S के भीतर है, इसको हम लोग रेप्लिकेशन चेक पॉइंट्स बोलते हैं, जहां पे साइक्लिन सीडीकेस कॉम्बिनेशन को जज करेगा कि सेल के पास जो रिक्वायर्ड थिंग है इस रेप्लिकेशंस के लिए, जो रिक्वायर्ड थिंग्स है वो है, और बाय डिफॉल्ट कुछ रेप्लिकेशन में कुछ एरर हो गया तो उसका वो बैकअप कर सकता है, तभी उसको G1 से S को अलाउ कर देगा। तो रेप्लिकेशन चेक पोस्ट हमने समझ लिया। दूसरा है चेक पोस्ट है G2 to M चेक पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। तो G2 to M चेक पॉइंट, जिसको स्पिंडल बोलते हैं, हमें पता है कि जब M फेज में आता है तब क्रोमोसोम फॉर्म होता है and the chromosome is of 2 chromatid. In anaphase it is a beta phase I'm drawing. In anaphase what happened? The chromosomes separates and segregate properly. अगर ये segregation ना हो तो aneuploid condition तैयार हो जाएगा, और जो भी सेल के लिए खराब है। aneuploid condition आपको पता है, मैं ये मान लेता हूं कि aneuploid condition पता है, और अगर आपको पता नहीं तो मैं बताऊं कि जब कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में नंबर एरर आ जाता है उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइड कंडीशन। वेयरएज इन यूप्लॉइड कंडीशंस नंबरिंग एरर अगर आएगा तो ईच एंड एवरी सेट के लिए आएगा। सेल के भीतर जितना क्रोमोसोमल सेट्स है सबके भीतर अगर एक ही चेंज आता है तो उसको बोलते हैं यूप्लॉइड कंडीशन। और अगर कोई एक पर्टिकुलर सेट में प्रॉब्लम आता है बाकी में नहीं आता है उस कंडीशन को बोलते हैं एन्यूप्लॉइड कंडीशन। तो ये एन्यूप्लॉइड कंडीशन तो ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर्स का ऑल्टर होगा तो उसका फिनोटाइपिकली एक्सप्रेशन अलग होगा, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इस समय जस्टिफाई किया जाएगा कि स्पिंडल क्रोमोसोम के साथ ठीकली अटैच हो सकता है कि नहीं, क्रोमोसोम कंडेंसेशन ठीक है कि नहीं। तो ये सब चीज को जस्टिफाई किया जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आप डिकम्पोज कर पाते हैं कि नहीं। वो पता है सेल डिवीजन के लिए, हमें पता है कि सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर एंड इट इज डिग्रेडेड। तो ये सब डिग्रेडेशन कंपोनेंट है कि नहीं। अगर ये सब चीज है दैट मींस सेल्स प्रॉपर्ली सेग्रीगेट कर सकता है, क्रोमोसोम प्रॉपर्ली सेपरेट और सेग्रीगेट कर सकता है, तब ही ये स्पिंडल चेक पोस्ट क्या देगा, तभी ये एक स्पिंडल चेक पोस्ट उसको अलाउ करेगा G2 से M फेज, दैट मींस डिवीजन में जाने के लिए। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे, तो मोटे तौर पे हम लोग क्या समझे कि दो ही जगह है जिसको हम लोग चेक पॉइंट्स कहते हैं, जहां पे साइक्लिन सीडीकेस कॉम्बिनेशन ये देखता है कि सेल के पास सारे इक्विपमेंट्स ठीक है तो सेल को अलाउ करेगा, और अगर ठीक नहीं लगा तो सेल को रिजेक्ट करना है, तो सेल को रिजेक्ट करना है। समझ में आ गया। अब देखते हैं कि तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई सेल में कोई गलत आता है, जैसे कैंसर, हमें कभी कभी हमने पढ़ा है कैंसर वो क्यों होता है कि सेल साइकिल भूल गया, सेल साइकिल अपने प्रॉपर्टी को रिमेंबर रखना भूल गया। उससे क्या हुआ, कोई भी सेल है वो काउंटलेस नंबर तक डिवाइड कर सकता है, और काउंटलेस नंबर तक डिवाइड कर सकता है, तो उससे ट्यूमर बनेगा। क्या बनेगा, ट्यूमर। क्यों, क्योंकि जहां पे ये सेल बनता है ना तो देखा जाता है कि जो सेल एक ट्यूमर में जो सेल होता है ना उसमें से ज्यादातर सेल डिवीजन देता है, बहुत कम सेल G0 स्टेट में रहता है। इसीलिए एक ट्यूमर का मास ऑफ सेल, वो एक मास ऑफ सेल है और उसका सेल नंबर इंक्रीज होते रहता है, तो वो ट्यूमर बन जाएगा, तो और उससे वो कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि सेल साइकिल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर सेल साइकिल गलत हो जाए, सेल साइकिल अपने आप को भूल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सेल इमॉर्टल हो जाएगा और डिविजन्स करते रहेगा। और हमें यह भी पता है कि कोई भी खराब सेल को सेल साइकिल रिजेक्ट कर देता है। और ऐसे भी एक सेल है वो डिवाइड करा एक जनरेशन से दूसरा, दो सेल बना, इन नेक्स्ट जनरेशन दीज विल आल्सो डिवाइड, इन नेक्स्ट जनरेशन दीज विल आल्सो डिवाइड,
और ऐसे चलते जाएगा। लेकिन ये अनकाउंटेबल नंबर तक की डिवीजन हो सकता है नहीं। आफ्टर 50 टाइम्स डिवीजन सेल लाइन स्टॉप। सो ये जो स्टॉप कर देने का प्रोसेस है, इससे ही ऑर्गेनिज्म ठीक रहेगा। यानी सेल साइकिल अगर भूल जाएगा और अगर हमारे भीतर अगर सेल साइकिल याद नहीं रहेगा तो हम लोग क्या देखेंगे कि सेल नंबर इंक्रीज करेगा और वो हमारे लिए हानिकारक है। अब हमें एक चीज ये याद रखना चाहिए कि ये सेल साइकिल किससे कंट्रोल होता है। हमारे शरीर में एक जीन है जिसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन, ये जीन जो है ये नॉर्मल सेल साइकिल को मेंटेन करता है। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन ये रिस्पॉन्सिबल जीन है जो सेल साइकिल को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर कोई भी कारण हो उससे इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो वो प्रोटो ऑन्कोजीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑन्कोजीन में। तो प्रोटो ऑन्कोजीन बाय म्यूटेशन, देयर आर सम म्यूटाजेन, यू नो व्हाट डज इट मीन बाय म्यूटाजेन। जो चीज अगर अप्लाई करे और सेल में उसके कारणवश म्यूटेशन आ जाए उस चीज को हम लोग म्यूटाजेन बोलते हैं। तो म्यूटेशन हो गया अगर प्रोटो ऑन्कोजीन में तो क्या होगा? तो प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सेल साइकिल अपने आप को भूल जाएगा। फिर क्या होगा? उससे ये होगा कि एक सेल अनकाउंटेबल नंबर तक डिवीजन हो सकता है और अगर कोई सेल में गलती भी आ जाए तभी वो कंटिन्यू रहेगा और डिवीजन से जो डॉटर सेल बनेगा उसी में भी ये एरर रहेगा, फिर से जो डॉटर सेल बनेगा उसमें एरर रहेगा और ये चलता जाएगा। तो ये डिजायर्ड नहीं है। इसीलिए ये प्रोटो ऑन्कोजीन अगर ऑन्कोजीन बन जाए बाय म्यूटेशन तो सेल साइकिल अपने आप को भूल जाएगा, फिर सेल स्टॉप नहीं होगा और वो ट्यूमर और कैंसर बन सकता है। हमें ये समझ में आ गया। अब इस टॉपिक में और दो चीज हमें ये एक चीज याद रखना चाहिए कि एक है कि आरबी जीन्स और एक है P53 जीन। आप सब नेट के लिए तैयार हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कह देना चाहिए आरबी जीन रेटिनोब्लास्टोमा जीन ये आपको पता है और P53 जीन ये ट्यूमर सप्रेशर जीन है। दिस इज ए ट्यूमर सप्रेशर जीन। ये क्या है? तो अगर ये जीन एक्टिवेट रहेगा आरबी जीन्स एंड P53 जीन्स तो क्या होगा कि जो सेल साइकिल है जो आरबी और P53 जीन अगर ये एक्टिव रहता है तो क्या होगा कि हमारे शरीर में जो म्यूटेशंस होगा, बहुत जीन में जो म्यूटेशन हो सकता है वो नहीं होगा। मतलब ये आरबी एंड P53 जीन म्यूटेशन को रिड्यूस करता है, म्यूटेशन को होने नहीं देता है। और अगर ये आरबी और P53 जीन में म्यूटेशन हो जाए तो ये एक्टिव से इनएक्टिव बन जाएगा और अगर ये इनएक्टिव बन जाए तो फिर म्यूटेशन ज्यादा होगा, मतलब म्यूटेशन को रोक नहीं पाएंगे, म्यूटेशन ज्यादा होगा। तो उससे क्या होगा? उससे ये हो सकता है कि हमारा म्यूटेशन ज्यादा होगा, मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन कन्वर्शन होगा और कैंसर हो सकता है। तो हम लोग अपने इस टॉपिक के एंड में आ गए हैं। अब हम लोग वीडियो को शेष करेंगे। तो हम लोग ने क्या देखा कि सेल साइकिल जो सेल डिविजन को कंट्रोल करता है और एक नॉर्मल सेल को एक लिमिटेड टाइम तक डिवीजन होने देता है सेल लाइन को, उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया जाता है और अगर कोई सेल खराब हो तो उसको भी स्टॉप कर दिया जाता है। तो अगर सेल साइकिल ठीक रहा तो हमारे शरीर में कोई कैंसर और कोई ट्यूमर ऐसा नहीं होगा। और अगर ये सेल साइकिल अपना प्रॉपर्टी को भूल जाए तो सेल अनकाउंटेबल नंबर तक डिवीजन होगा और ट्यूमर भी बन सकता है। और दो असिस्टेंट्स है जिसको ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हम लोग बोलते हैं, P53 एंड आरबी जीन्स। ये समझ में आ गया हमें। सेल साइकिल का डिफरेंट स्टेज जो है वो डिफरेंट स्टेज में क्या क्या प्रोडक्ट तैयार होता है वो हमें आ गया है, वो हम लोग ने डिस्कस किया है।
G0 फेज को डिस्कस किया है। G0 फेज एक इंपॉर्टेंट फेज है, आपको उसको एक बार पढ़ लेना है नीट के लिए। और फिर जो दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, साइक्लिन, जो मैंने कहा कि ईच स्टेज में सिंथेसिस एंड डिग्रेडेड होता है, और साइक्लिन के बेस से कोई प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर पाए ऐसा एंजाइम, जिसको सीडीकेस बोलते हैं, जिसको हम लोग समझाएं। साइक्लिन, सीडीकेस, ये हमें समझ में आ गया। ये दो चीज को हमें समझ लेना है, और हमें ये एक थ्योरी को एकदम समझ में लेना है कि जो सीडीकेस है वो एक प्रोटीन काइनेज एंजाइम है। वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम क्या करता है, कोई प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है तो प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है। अब हमें कोई काउंटर सवाल अगर आ जाए कि सर फंक्शंस ओवर हो गया, उसके बाद क्या? जैसे साइक्लिन सीडीकेस कॉम्प्लेक्स डिग्रेडेड हो गया, तो एक और एंजाइम है जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम क्या करेगा, फिर प्रोटीन को डिसोसिएट कर देगा, प्रोटीन के साथ फास्फोरस को डिसोसिएट कर देगा, फिर वो प्रोटीन इनएक्टिव बन जाएगा। तो हमें ये थ्योरी जो हमें हमेशा याद रखना है कि साइक्लिन सीडीकेस कॉम्बिनेशन कोई प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसका टारगेट प्रोटीन होता है। टारगेट प्रोटीन मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिस कंडीशन में जिस प्रोटीन का नीड है, जिस प्रोटीन का नीड है उसको बोलेंगे टारगेट प्रोटीन। उसको करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, फिर प्रोटीन उसको डीएक्टिवेट कर देगा, और ये डिफरेंट काम होगा। और जहाँ पे दो जगह है G1 to S एंड G2 to M, यहाँ पे चेक पॉइंट्स है। ये चेक पॉइंट्स ये इंश्योर करेगा कि सेल के पास इक्विपमेंट्स एकदम करेक्ट है, तो सेल को आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज सेल को वहाँ पे रोक देंगे। और यही सबसे बेनिफिटेड थिंग है कि अगर सेल को नहीं रोक पाएंगे तो सेल अनकाउंटेबल नंबर तक डिवीजन करके ट्यूमर बना सकता है, और उससे कैंसर भी हो सकता है। तो ये सेल साइकिल का मैकेनिज्म हम लोग समझ गए, और उसके साथ ट्यूमर सप्रेशर जीन का भी हम लोग समझ गए। और हमें ये दोस्त याद रखना है कि हमें ये प्रैक्टिस भी करना है नीट के लिए। आपको इसके ऊपर एक बहुत सारा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आता है, आप उसको प्रैक्टिस करना है। होपफुली कि मेरा वीडियो आपको सेल साइकिल समझने में मदद देगा। और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में कैसा लगा आपको वीडियो, फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, गुड बाय।